गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह, सहायक प्राध्यापिका हूं राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी वो आपका एमजीसी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ने हैं। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल साइंस, नेचर, स्कोप, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस, उसमें आपको एक पार्ट के रूप में स्टेट भी पढ़ना है। और राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, और जब जो राज्य के ओरिजिन्स के बारे में जब बताते हैं तो उसके जो डिफरेंट थियरीज़ हैं वो किस प्रकार से राज्य को मानते हैं कि उनका विकास हुआ है, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य क्या होता है। जब हम राज्य की बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ स्टेट, तो स्टेट क्या होता है। सबसे पहली बात आती है कि राज्य एक राजनीतिक संगठन के रूप में संगठित होता है। क्या होता है? राज्य एक राजनीतिक, जैसे हमने लिखा है ना कि राज्य एक राजनीतिक संगठन के रूप में संगठित होता है। और दूसरी चीज हमने क्या बताया है कि ये मानव समूह। तो मानव समूह का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे लोग रहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाएं कि स्टेट कैसे बनेगा। स्टेट तो कोई ना कोई मानव का समूह होना चाहिए, संगठन होना चाहिए जहाँ लोग रहते हों, जहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि हमें स्टेट की आवश्यकता क्यों हो, कैसे हम अपने जीवन को अनुशासित करें, कैसे सरकार को संगठित करें, शासन को किस तरह से संचालित किया जाए। तो उसके लिए स्टेट का होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि एक राजनीतिक रूप से संगठित संगठन है स्टेट। स्टेट क्या है? राजनीतिक रूप से संगठित है। मानवों का, मनुष्यों का क्या है? समूह है, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं। और तीसरी चीज क्या आती है कि सरकार, यानी जो शासन की, जो हम एक कहते हैं कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए शासन की आवश्यकता होती है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है ऑफलाइन क्लासेस में कि शासन में जैसे हम पढ़ते हैं ना कि शासन के कौन कौन से अंग हैं। व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? नीतियों को निर्मित करती है। कार्यपालिका क्या है? एग्जीक्यूट करती है, उसका क्रियान्वयन करती है। और न्यायपालिका क्या है? यह देखने का प्रयास करती है कि जो शासन ने नियम और नीतियों को बनाया है या जो क्रियान्वित किया जा रहा है वो सही रूप से हो रहा है या फिर नहीं। तो हम शासन को चलाने के लिए सरकार क्या है? एक माध्यम होता है। तो हम जब राज्य की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, तो सरकार शासन करती है, यानी सरकार की भी आवश्यकता होती है। और इन सभी, जैसे अगर वो राजनीतिक रूप से संगठित है, मानवों का समूह है जहाँ पे लोग रहते हैं और जहाँ पे सरकार होती है, तो इनके ऊपर भी तो कोई सत्ता होती है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर क्या होता है कि हमारे स्टेट का, क्या कहते हैं कि स्टेट को, राज्य को हम डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि राजनीतिक संगठन का क्या मतलब होता है कि वह व्यवस्था, यानी वह व्यवस्थित व्यवस्था जिसके माध्यम से जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है उसका, जिसका हम प्रयोग करते हैं। और जो शासन, हमने कहा कि शासन जो गवर्नमेंट, जो सरकार होती है उसको संचालित करने का प्रयास करते हैं। और उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक सर्वोच्च सुप्रीम पावर होती है जो कि कानून व्यवस्था को बनाए रहती है। कानून व्यवस्था का क्या मतलब होता है कि आप, सिंपल सी बात है कि अगर आपको डिसिप्लिन सोसाइटी ना मिले या राज्य में अराजकता हो, एनार्किज्म हो, तो वो हम स्टेट कैसे काम कर सकता है, या वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का होना आवश्यक होता है। तो राजनीतिक संगठन का क्या रूप हुआ कि जहाँ पे हम सत्ता का प्रयोग कर रहे हो, जहाँ पे हम शासन का संचालन व्यवस्थित रूप से कर पा रहे हो, और जहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो सही रूप से कार्य कर रही हो या कानून व्यवस्था सही रूप से बनी हुई हो। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सिंपल सी बात है कि जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के लिए क्या क्या ज़रूरी हो जाता है। पहला है कि वो राजनीतिक रूप से संगठित होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि मानवों का समूह होना चाहिए। एंड थर्ड क्या है कि आपका जो क्या कहते हैं कि शासन का जो सत्ता है वो संचालित होने के लिए नियम और कानूनों का होना आवश्यक है, जिसके लिए सुप्रीम पावर का होना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी डिफाइन किया आप लोगों को, जो डिस्कस किया कि राज्य हम किसे कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम कहते हैं ना कि जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया कि राज्य के वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर राज्य का निर्माण होता है। पहला क्या है? आपका पॉपुलेशन है, यानी जनसंख्या है।
सिंपल सी एक उदाहरण दें कि जब हम किसी भी संगठन की बात करते हैं, जैसे आप कॉलेज में आते हैं, महाविद्यालय में आते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में आप रहते हैं, तो आप लोगों से अगर जुड़ी कोई समस्याएं होती हैं तो उन समस्याओं को कैसे आप महाविद्यालय के प्रशासन तक पहुंचाते हैं या फिर विश्वविद्यालय के प्रशासन तक पहुंचाते हैं। यानी यहाँ पे कि विद्यार्थियों का, आप लोगों का एक समूह होना चाहिए। तो राज्य के अंतर्गत जैसे हम जब बात करते हैं कि राज्य के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होना चाहिए, तो पॉपुलेशन, यानी जब वो संगठन है तो संगठन विदाउट पॉपुलेशन तो संभव नहीं है, इसलिए जनसंख्या का होना आवश्यक है। अगर हम राज्य के निर्माण की बात करते हैं तो वहाँ पे जनसंख्या और पॉपुलेशन का, जिसको पॉपुलेशन कहते हैं, उसका होना आवश्यक है। सेकेंड क्या है, भूभाग। भूभाग का क्या मतलब है कि जब हम राजनीतिक रूप से किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, तो कहाँ पे, किसी प्लेस पे तो उपस्थित होते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम हवा में कहीं भी किसी भी संगठन का निर्माण कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, आप भी जब फर्स्ट सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर में जाएंगे, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात करते हैं तो उसका एक पर्पस होना चाहिए, उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वहाँ पे एक डिसिप्लिन का होना आवश्यक है, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। तो उसी प्रकार से एक प्लेस होता है, निश्चित भूभाग होता है, जहाँ पे हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी शासन व्यवस्था को सही रूप से संचालित करने के लिए पॉपुलेशन इकट्ठा होते हैं। तो दूसरा क्या तत्व हुआ राज्य का सेकेंड है आपका टेरिटोरी, यानी भूभाग। तीसरी चीज क्या हो गई, ये गवर्नमेंट हो गई। गवर्नमेंट का हमने बताया था आपको कि गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि जब हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो उस शासन व्यवस्था को चलाने का कौन सा कार्य करेगा। तो सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, उस शासन व्यवस्था को चलाने का माध्यम होती है। इसलिए राज्य की जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है वो सरकार, यानी राज्य कैसे निर्मित होता है उसमें सरकार की भी भूमिका अहम होती है। चौथी चीज क्या आ गई, आपकी सॉवेरेनिटी, यानी संप्रभुता। ये आपका कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछते हैं कि राज्य के जो विभिन्न तत्व हैं उन तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन सा है, तो आपका संप्रभुता है। यही संप्रभुता है जो ये डिसाइड करता है कि जब हम राज्य के अंतर्गत रहते हैं तो जो राज्य के अंतर्गत कानून और व्यवस्था है उसका कैसे पालन किया जाए, उसका जो जिम्मेदारी होता है, उत्तरदायित्व होता है, ये सॉवरेनिटी, यानी वो सर्वोच्च सत्ता जिसके अधीन हम कार्य करते हैं। होपफुली मुझे लगता है कि आप लोगों को राज्य क्या है और राज्य की कौन कौन से तत्व हैं ये समझ में आ गया है। अब बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति, यानी कि राज्य कैसे विकसित हुआ है। तो इसमें बहुत सारी थियरीज हैं जो बताती हैं कि डिफरेंट टाइप से राज्य की उत्पत्ति या विकास हुआ है। जैसे कुछ थिंकरों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत के माध्यम से हुई है, यानी ईश्वर, जो राज्य है वो ईश्वरीय है, मतलब ईश्वर का एक तरीके से रूप होता है जिसका पालन करना हमें अनिवार्य है, जिसके आदेशों को पालन करना। फिर आगे हम पढ़ेंगे शक्ति सिद्धांत कैसे राज्य की उत्पत्ति में सहायक होता है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो हॉब्स, लॉक, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कैसे राज्य की उत्पत्ति के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करता है। फिर उसके बाद आपका पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है या मातृसत्तात्मक जो क्या कहते हैं कि कैसे बताते हैं कि इनके माध्यम से कैसे राज्य की उत्पत्ति हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत जो कि आधुनिक समय में मान्य है, जो बताता है कि राज्य की उत्पत्ति ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ये 1 by 1 हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ कि दैवीय सिद्धांत जो है राज्य को क्या कहता है, वो कहता है कि द स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड, यानी द स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड मतलब ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। और एंड रूलर रूल्स बाय डिवाइन राइट्स, यानी जो राज्य की सत्ता है वो ईश्वरीय है। राज्य ने इसको ईश्वर ने इसको राज्य को निर्मित किया है, और अगर हम राज्य के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उसे उसका विरोध क्या है, पाप माना जाएगा। तो इसकी भी आलोचना हुई क्योंकि ये प्रॉपर राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं प्रस्तुत कर पाया, क्योंकि इसने माना कि राज्य का उत्पत्ति कैसे हुआ है, ईश्वरीय सिद्धांत के माध्यम से हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि
फोर्थ सेमेस्टर में कि राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक जो हॉब्स, लॉक, रूसो हैं, वेस्टर्न थिंकर हैं, वो कैसे राज्य को मानते हैं कि एक प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक कानून का कि प्राकृतिक कानून किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया और प्राकृतिक अवस्था और राज्य का उद्देश्य क्या था, ये वन बाई वन हम पढ़ेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्या कहते हैं कि द स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अमंग इंडिविजुअल्स, यानी कहने का मतलब है कि ये विभिन्न व्यक्तियों की समझौते का परिणाम है। यानी कि राज्य क्या है, एक सामान्य शब्दों में हम इसको बताएं तो कुछ व्यक्तियों के समझौते का परिणाम है। यानी हमने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए, या फिर समानता, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, और समाज में कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन रखें, अराजक अवस्था से कैसे हम खुद को बचाएं, इसके लिए हमने राज्य जैसी संस्था को निर्मित किया। और कैसे निर्मित किया? आपस में जो इंडिविजुअल्स थे, जो व्यक्ति थे, वो आपस में समझौता करते हैं और उस समझौते का परिणाम क्या होता है? राज्य होता है। पहले थिंकर क्या है? हॉब्स। हॉब्स क्या कहते हैं कि वो प्राकृतिक अवस्था, वो बोलते हैं कि जब परंपरागत रूप से वो बोलते हैं कि जब मनुष्य इतना पढ़ा लिखा, इतना सभ्य नहीं था, तो वो अवस्था कैसा था? प्राकृतिक अवस्था, कि वो अराजक था और भयपूर्ण था। अराजक इसलिए था क्योंकि मनुष्यों को ये जानकारी नहीं थी कि ये हमारी चीज़ है, ये आपकी चीज़ है, या क्या सही है क्या गलत था, इसीलिए उन्होंने एनार्किज्म बताया। एनार्किज्म का क्या मतलब था कि एक दूसरे के क्या कहते हैं कि अहित, एक दूसरे का अहित करना, मानव स्वभाव को इन्होंने उसको निगेटिव पर्सपेक्टिव के रूप में डिफाइन किया है। तो इसलिए जब मनुष्य एक दूसरे का विरोधी था, एक दूसरे के हितों की रक्षा नहीं करता था, एक दूसरे के हितों में टकराव होता था, तो वो व्यवस्था किस प्रकार से हो जाती थी? अराजक, यानी इनार्की। और उस व्यवस्था में क्या है? समाज कैसा था? भयपूर्ण था। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या कहते हैं कि हितों का विरोध करता था, आपसी में टकराव था, लड़ाई झगड़े की अवस्था थी। मनुष्य, क्योंकि वो कहता है कि मनुष्य क्या होता है? स्वार्थी और लोभी होता है और अपने ही हितों की बात करता है। तो अगर मनुष्यों से बना हुआ समाज या मनुष्यों का इस तरह का जो सोसाइटी या इस तरह की जो अवस्था होगी, वो किस प्रकार से होगी? अराजक होगी। और अराजकता में जो एक तरीके से जो माहौल होगा, वो किस तरह से होगा? भयपूर्ण होता है। तो इसीलिए हॉब्स क्या कहते हैं कि इस अराजक समाज से मुक्ति पाने के लिए मनुष्यों ने अपनी सुरक्षा और शांति के लिए राज्य जैसी संस्था को निर्मित किया और आपस में समझौता किया। और दूसरी चीज क्या कहते हैं? लॉक। हॉब्स, लॉक, रूसो हमने कहा कि वेस्टर्न थिंकर हैं जो फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं। लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था, क्या कहते हैं कि अवस्था अच्छी थी और वहाँ पे हमारे कुछ प्राकृतिक अधिकार होते थे, जैसे उन्होंने कहा है कि जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति, इन्हीं तीनों अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए मनुष्यों ने आपस में समझौता किया। और रूसो कहते हैं कि समाज में समानता को स्थापित करने के लिए व्यक्तियों ने समान इच्छा के माध्यम से राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया। अब आपके मन में प्रश्न ये आता होगा कि ये समान इच्छा क्या है? तो जनरल विल इज द विल दैट एम्स एट द कॉमन गुड ऑफ ऑल, यानी कि ये सभी की सही इच्छाओं का योग है। ये इच्छा ऐसी होगी, ऐसा नहीं कि समाज में मतलब कि ये व्यक्तिगत कोई हित से प्रभावित होगा। ये ऐसी इच्छा होगी जो सभी व्यक्तियों के कल्याण की बात करेगी, और इसी इच्छाओं को उन्होंने कॉमन जनरल विल का नाम दिया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हॉब्स, लॉक, रूसो जो कि सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, वो कैसे बताते हैं कि राज्य क्या है। व्यक्तियों ने अपनी हितों, अपनी शांति और सुरक्षा के लिए, अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए और समाज में इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया है। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को सामाजिक समझौते का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब फोर्स थियरी की बात करते हैं कि जो शक्ति सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में किस तरह का विचार व्यक्त करता है। शक्ति यानी फोर्स, फोर्स से ही आपको क्या समझ में आ गया कि शक्ति, यानी इसका क्या मतलब है कि राज्य जो है बल और युद्ध का परिणाम है। बल और युद्ध का इसके जो विचारक है ओपेनहाइमर है, मैकियावेली हैं, और डिटेल में मैं जब क्लास में आप लोग ऑफलाइन विजिट करेंगे तो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी। तो वो कहते हैं कि बल और युद्ध का परिणाम है। बल और युद्ध क्यों था?
क्यों शक्ति सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत माना गया? क्योंकि वो बोले कि जो प्रारंभिक समाज की अवस्था थी, स्थिति थी, वो अराजकपूर्ण थी। यानी कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई अनुशासन नहीं था, कोई कानून जैसी व्यवस्था नहीं थी, कोई नियम नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि समाज जो था पूरी तरीके से अराजक था। तो इस अराजक अवस्था में क्या हुआ कि युद्ध होता है, संघर्ष होता है, युद्ध और संघर्ष होता है। और इसमें जो पावरफुल लोग होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, वो कमजोरों को पे शासन करते हैं। जब कमजोर पे वो शासन करते हैं, कमजोर राष्ट्र को, राज्य को अपने अंतर्गत मिला लेते हैं, तो शासन सत्ता का गठन करते हैं। शासन सत्ता का गठन करते हैं तो जैसे सेनाओं का गठन किए उन्होंने, और शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उद्देश्यों को निर्धारित किया, और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि नियम और कानूनों को बनाया, ताकि शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थायित्व और विस्तार आपका बना रहे। तो शक्ति सिद्धांत मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा है, सामान्य शब्दों में कहें कि शक्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को ऐसे विश्लेषित करता है कि समाज में अराजकता की अवस्था थी, ऐसी स्थिति में युद्ध और संघर्ष होता है, और संघर्ष में जो पावरफुल, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, वो समाज के कमजोर वर्गों पे डोमिनेट करते हैं, उन पे प्रभुत्व स्थापित करते हैं, और उन्हीं लोगों को वो एकत्रित करके एक शासन का संगठन, एक व्यवस्थित रूप देते हैं, और जिसके माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है। होपफुली मैंने बहुत सामान्य शब्दों में आपको समझाया। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप क्लास में जब ऑफलाइन विजिट करिएगा तो आप हमसे जो भी आपके प्रश्न होंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी कि राज्य की उत्पत्ति का जो ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत है, वो राज्य को किस तरीके से विश्लेषित करने का प्रयास करता है। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।